Hello everyone, myself Gaurav Sharma and I hope you all are doing well. And what we are going to start today, आज हम करने वाले हैं वन शॉट सेशन। 11th क्लास का पहला वन शॉट सेशन है ये। और काफ़ी स्टूडेंट्स 11th क्लास के कह रहे थे कि सर हम 12th के यूट्यूब पर आपने वन शॉट डाल रखे हैं बट 11th क्लास के लिए कोई वन शॉट नहीं डालें। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वन शॉट फॉर 11th क्लास। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। बहुत ट्रिकी लगता है बच्चों को ये चैप्टर, क्योंकि ऐसा सच फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं वेरिएशंस क्वेश्चन में डील करनी पड़ती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी चैप्टर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट, इवन कि किसी नए स्टूडेंट के लिए भी ये चैप्टर अगर आप सीखा जाए तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही गेम की तरह आप इसे सीख सकते हो। और स्कोरिंग चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे कंसेप्ट से क्लियर हो, कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कर रहे हो आज के सेशन में, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टैकल ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये आप कॉम्पिटिशन लेवल के भी क्वेश्चन इसमें डील कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। बट मैं आप सबके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट पहली बार वन शॉट सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए आपको अपनी नोटबुक साथ में खोल के बैठना है। इसको देखो, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सामने स्क्रीन खोल के बैठे हो और बस सुनते जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर मैथमेटिक्स कर रहे हो, अगर आप कोई वन शॉट सेशन अटेंड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो साथ साथ आप नोट्स बनाते रहो। नो डाउट कि आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, बट जब आप कोई चीज़ हाथ से लिखते हो, मैथमेटिक्स स्पेशली, तो वो आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी। और जब आप अपने नोट्स बनाते हो, हर स्टूडेंट के अपने नोट्स अपने कस्टमाइज होने चाहिए, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। कौन सी चीज़ कहाँ पर समझ आ रही, क्या नहीं समझ आ रही, उसे सर्कल कर लो। बट ये सारे सेशन के क्वेश्चन, सारे सेशन के कॉन्सेप्ट आप साथ साथ नोट करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये समझते हैं पहले। सो लेट्स अंडरस्टैंड fundamental principle of multiplication. So if an event can occur in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of events in the given order is m into n। मतलब क्या हुआ इस बात को समझने का, मैं आपको ये कह देता हूँ, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। जिसमें से 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, और जो आपके क्लास टीचर हैं वो आपको कहते हैं कि हम क्लास में से एक मॉनिटर डिसाइड करेंगे, वन फ्रॉम बॉयज़ एंड वन फ्रॉम गर्ल्स। सो हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हो सकते हैं टू सेलेक्ट अ मॉनिटर, या एक मॉनिटर बनाने के कितने वेज हो सकते हैं क्लास मॉनिटर के लिए? वन फ्रॉम बॉय एंड वन फ्रॉम गर्ल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मुझे मॉनिटर डिसाइड करना है, 30 वेज हैं, बॉयज़ में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, ABCDEFG या जो मर्जी नाम दे दो आप उनको। और बॉयज़ में से एक मॉनिटर सेलेक्ट करने के 30 वेज हैं, गर्ल्स में से मॉनिटर सेलेक्ट करने के 20 वेज हैं। वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, सो देयर आर 600 वेज टू डिसाइड एक बॉय और एक गर्ल मॉनिटर होना चाहिए, उसके 600 वेज। मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, आप ये सोच लो। चलो मैं आपको ये कहता हूँ कि 2 बॉयज़ हैं A और B, 3 गर्ल्स हैं P, Q और R। ठीक है, अब आप देखो बॉय ए ही रखते हैं, AP, AQ, AR। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बॉय मॉनिटर वही रहा है, ए ही रहा है, बट गर्ल मॉनिटर चेंज होता जा रहा है। सेम वे BP, BQ एंड BR, बॉय मॉनिटर वही रहा B, और गर्ल्स मॉनिटर चेंज होता रहा। तो फॉर एवरी बॉय मॉनिटर आप गर्ल मॉनिटर चेंज करते रहोगे तो देयर विल बी 20 वेज, है ना। 20 वेज की बॉय मॉनिटर फिक्स रखो और हर गर्ल मॉनिटर के साथ एक पेयर बन जाएगा। सेम वे नेक्स्ट बॉयज़ के साथ भी 20 वेज, तो 30 बॉयज़ के साथ 20 वेज बनेंगे। सो इन टोटल 600 वेज बन जाएंगे। 600 वेज हैं गर्ल मॉनिटर और बॉय मॉनिटर को डिसाइड करने के। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेम वे अगर मैं एडिशन की बात करूँ, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं,
और अब आपके टीचर ने कहा कि नहीं हमें तो बस एक ही मॉनिटर चाहिए, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, क्लास में बस एक ही मॉनिटर होगा, हम बॉयज़ और गर्ल्स में से अलग अलग मॉनिटर नहीं डिसाइड कर रहे हैं, वी हैव ओनली वन मॉनिटर। तो हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि बॉयज़ में से सिलेक्ट कर लो या फिर गर्ल्स में से कर लो, एक ही तो करना है, तो इनको हम ऐड करेंगे। देयर विल बी 50 वेज टू डिसाइड वन मॉनिटर आउट ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये इंडिपेंडेंट है, आपकी मर्जी, आप बेशक इसमें से कर लो या इसमें से कर लो। तो जब इंडिपेंडेंट केसेस होते हैं वहाँ पर हम एडिशन यूज़ कर रहे हैं, जब डिपेंडेंट केसेस है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको क्लैरिटी होती रहेगी कि कहाँ पर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, कहाँ पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलो करके देखते हैं। लेट से मैं आपको ये कह देता हूँ, आप सोचकर बताओ, ये है दिल्ली, this is Chandigarh and this is कोई और स्टेशन मान लेते हैं, अमृतसर, ठीक है। मैं कह देता हूँ दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं और चंडीगढ़ से अमृतसर जाने के मेरे पास 5 रास्ते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू कम्यूट फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, अब मुझे ये बताओ दिल्ली से अमृतसर जाना है तो कितने रास्ते हो सकते हैं मेरे पास दिल्ली से अमृतसर जाने के। तो हो सकता है कि आप इस रास्ते से जा रहे हो, है ना। आपको ये सोचना है सबसे पहले कि इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज़ किया जाएगा या मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के 3 वेज हैं। देर आर 3 वेज टू कम्यूट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, देर आर 5 वेज टू कम्यूट फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर, बट ये दोनों केसेस आपस में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट केसेस नहीं है। डिपेंडेंट कैसे हैं, आप ये देखो, अगर मैं इस वे से जाऊं, मैं ये रास्ता तो यही पकड़ रहा हूँ, बाकी आगे हर 5 रास्ते से पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर दिल्ली से चंडीगढ़ में इस रास्ते से जाऊं, फिर 5 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सिंस दीज आर डिपेंडेंट वेज, तो वी कैन से 3 into 5 15 वेज हो सकते हैं दिल्ली से अमृतसर जाने के, ठीक है। ये दिल्ली से अमृतसर जाने के जो वेज हैं ये डिपेंडेंट है आपस में। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, 3 रास्ते हैं मेरे पास जाने के, चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहा हूँ, मेरे पास 5 रास्ते हैं जाने के। तो दिल्ली से अमृतसर जाने के मेरे पास टोटल 15 वेज हो जाएंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट केसेस, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज़ करूँगा, एडिशन नहीं यूज़ करूँगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड by arranging at least 2 flags in order on a vertical step. Okay, आपको 5 different flags अवेलेबल हैं। चलो मान लो आपने 2 फ्लैग यूज करने हैं, ये एक फ्लैग बनाना है, 2 फ्लैग्स को यूज करके, 2 कलर के फ्लैग्स को यूज करके। सोच के देखो, इस फ्लैग को भरने के लिए मैं यूज कर रहा हूं 2 फ्लैग्स एट अ टाइम, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको इस कलर को यूज़ करने के कितने वेज हैं। मैं 5 में से कोई भी कलर यूज़ कर सकता हूँ, है ना, मेरी मर्जी है कोई भी कलर यूज़ करूँ। नीचे वाला सेकंड फ्लैग, इसका कलर यूज़ करने के कितने वेज हैं, देर आर 4 पॉसिबिलिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20 फ्लैग्स कैन बी जनरेटेड व्हेन वी आर यूजिंग 2 कलर्स ओनली। मैं 2 ही कलर यूज़ कर रहा हूँ, एक झंडा बनाना है मुझे, ठीक है, और झंडे में 2 कलर यूज़ करने हैं। जो ऊपर वाला कलर है वो 5 में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेड ग्रीन येलो जो भी, खैर यहाँ पर तो तुम्हें मैंशन नहीं है, जो भी 5 कलर गिवन है कोई भी यूज़ कर सकते हो। नीचे वाला कलर वो तो नहीं रहेगा जो ऊपर है, क्योंकि वो तो यूज़ कर चुके हैं हम, तो इस कलर को यूज़ करने के 4 ऑप्शंस और बची हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे 3 फ्लैग्स वाला जो बनाना हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना एटलीस्ट 2 फ्लैग, 3 भी तो हो सकते हैं। 3 फ्लैग मतलब जैसे इंडिया का झंडा है ना, 3 कलर वाला। तो इसको यूज़ करने के कितने वेज हैं, 5। यहाँ पर कलर यूज़ करने के 4 पॉसिबिलिटी, कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए 3 पॉसिबिलिटी, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो 3 कलर्स अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने 3 कलर यूज़ करने की पॉसिबिलिटी बनी है 60। तो वी कैन से 60 फ्लैग्स कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ 3 फ्लैग्स। ओके, तो अगर मैं 4 कलर फ्लैग्स को यूज़ करूं तो उसके लिए क्या बनेगा, 1 2 3। इसको यूज़ करने के 5 वेज हैं, इसे 4 हैं, इसे 3 हैं और इसके 2 हैं। तो कितने बनेंगे, 10 120, यहाँ से 120 फ्लैग्स बन रहे हैं। और अगर मैं कहूँ 5 फ्लैग्स को यूज़ किया जाए, 5 फ्लैग्स 1 2 3 एंड 4, तो इसको यूज़ करने के 5, इसको चूज़ करने के 4,
3 2 1, इनका प्रोडक्ट अगेन 120। तो मैं ये कह सकता हूँ 120 फ्लैग्स यहाँ से बन रहे हैं, 120 फ्लैग्स 4 कलर्स को यूज़ करके बन रहे हैं। तो दिस इज 240, 240 और 60 300 और 20 320। तो इन टोटल वी कैन से 320 फ्लैग्स बन जाएंगे वेयर वी आर यूजिंग एटलीस्ट 2 कलर, कम से कम 2 कलर। 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी, आपकी अपनी श्रद्धा, जितने मर्जी यूज़ करो, बट कम से कम 2 तो यूज़ करना ही कर रहे हैं। तो देयर कैन बी टोटल 320 फ्लैग्स दैट कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ दिस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ 3 फ्लैग्स वाले कितने, सिर्फ 3 फ्लैग्स वाला कितना बन रहा था 60, सिर्फ 4 फ्लैग्स को यूज़ करके 120, 5 को यूज़ करके 120, जितने मर्जी पूछे जा सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। अगर एटलीस्ट लिखा है तो आपको एटलीस्ट मतलब 2 से स्टार्ट करके जितने भी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बन सकती हैं वो सब बनानी है, एंड देन यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बढ़िया चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। देखो फैक्टोरियल का मतलब आप ये समझ लो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट टिल 1। जैसे मैं ये कह दूं कि मुझे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है। तो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट 1 से लेके 5 तक का वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 3 तक का प्रोडक्ट 6। ठीक है, 6 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट। तो फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट निकालना है आपको, जहां तक भी जिस भी फैक्टोरियल की बात हो रही है वहां तक 1 से स्टार्ट होकर वहां तक का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट निकाल दो। अब इसमें एक बहुत ध्यान से बात समझो। लेट से मैं आपको ये कह देता हूँ 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। सिंपल सी बात है, 1 से लेके 8 तक का प्रोडक्ट। मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 8 को तो एज इट इज रहने देते हैं और 1 से लेके 7 तक के प्रोडक्ट को लिख देते हैं 7 फैक्टोरियल, है ना। या फिर ऐसा कह देता हूँ कि 8 और 7 को एज इट इज रहने देते हैं, 1 से लेके 6 तक के प्रोडक्ट को 6 फैक्टोरियल। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब ये है कि लेट से आई एम राइटिंग डाउन 42 फैक्टोरियल, से मैं क्या लिखूंगा 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39। जहां भी ब्रेक लगानी है, जहां भी रुकना है वहां फैक्टोरियल लगा दो। बात समझ आ गई। तो वी कैन से कोई भी फैक्टोरियल हो वहां से प्रोडक्ट स्टार्ट करो, एक एक काम करते रहो, जहां भी रुकोगे वहां फैक्टोरियल लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी यूसेज क्या है, यूसेज भी देख लो। जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूं दैट वी नीड टू कैलकुलेट 38 फैक्टोरियल बाय 36 फैक्टोरियल। तो मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि 38 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करने बैठ जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 38 फैक्टोरियल को लिख दें 38 इंटू 37 इंटू 36 फैक्टोरियल, और अपॉन में 36 फैक्टोरियल पड़ा ही है, ये तो कट जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज योर आंसर। ईजी हो गया। तो इसकी यूसेज यही है कि जब भी कोई फैक्टोरियल, बहुत बड़ा फैक्टोरियल दे रखे आप उसे एक एक काम करते रहो, वहां तक काम करते रहो जहां पर आपको ब्रेक लगानी है, जो फैक्टर आपको चाहिए, जहां भी रुकेगा वहां फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वन मोर थिंग जो चीज़ आपको याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है अभी आगे रूल में बताऊंगा मैं, बट अभी एज ऑफ नाउ आप याद रखो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 फैक्टर को 0 में नहीं लिख देना है। ओके, एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। मुझे एलसीएम लेना है 5 फैक्टोरियल का, 6 फैक्टोरियल का और 7 फैक्टोरियल का। इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो कैसे लिया जाएगा, क्या मैं 5 6 और 7 का एलसीएम ले लूँ? नहीं, देखो 5। अब मुझे ये सोच के बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि 2 का और 4 का और 6 का एलसीएम क्या होता है ना। तो इसमें आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 12 होता है, क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सिंपल सी बात ये है कि 2 के अंदर सिर्फ 2 है, 4 के अंदर 2 इंटू 2 है, 6 के अंदर 2 इंटू 3 है। तो एलसीएम के लिए मुझे ये सारे फैक्टर चाहिए होते हैं जितने भी हैं, है ना। मतलब 2 तो 2 चाहिए और एक 3 चाहिए, ये बन जाएगा एलसीएम। अब बात यही है 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। और 7 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब अगर मुझे ये सारे फैक्टर चाहिए, 5 फैक्टोरियल वाले भी सारे फैक्टर चाहिए, 6 वाले भी चाहिए और 7 फैक्टोरियल वाले भी चाहिए, तो मैं ये कह दूं कि 7 फैक्टोरियल में तो सारे फैक्टर आ ही रहे हैं, इसके वाले भी सारे आ जाएंगे और इसके वाले भी सारे आ जाएंगे। तो वी कैन से दैट एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल। ये आंसर है हमारा। ठीक है,
आपको नंबर्स का एलसीएम नहीं लेना है, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है अगर, तो इट्स जस्ट जो भी बड़े वाला फैक्टोरियल होगा वो आंसर होगा। लाइक अगर मैं आपको कह दूं, बता दो मुझे एलसीएम ऑफ 31 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल एंड 39 फैक्टोरियल क्या होगा, तो बिना सोचे आप कह सकते हो सर 39 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, इसमें तो सारे प्रोडक्ट कंटेंट होंगे, सारे फैक्टर्स ऑलरेडी कंटेंट होंगे, तो वी कैन से दैट एलसीएम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स विल बी द बिगेस्ट फैक्टोरियल, जो भी सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा वो उनका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, आराम लो, लंबी सी सांस लो और अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज एनपीआर टू, देखो एनपीआर का फॉर्मूला दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और मतलब क्या है इसका, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन, ठीक है, लिखा हुआ वैसे यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन। मतलब क्या हुआ, जैसा ये समझ लो, मैं आपको ये कह देता हूँ कि मेरे पास 3 लेटर पड़े हैं, एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है, और मुझे इन 3 लेटर से जितने भी पॉसिबल नाम बन सकते हैं, कितने नाम क्रिएट किए जा सकते हैं इन 3 लेटर्स को यूज करके, रेपिटेशन लाउड ना करूँ अगर मैं, एक तो बन जाएगा ए बी सी, एक ए सी बी, एक बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए और सी ए बी। तो इन टोटल मैं ये कह सकता हूँ कि ये 6 वर्ड्स बन पा रहे हैं, ये 6 नाम बन पा रहे हैं इन 3 लेटर्स को यूज करके, है ना। चलो ये तो 3 लेटर्स थे, मैं इनको रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ, रेपिटेशन लाउ किए बिना ये 6 वर्ड बन पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लेटर हों और वो मैनुअली बना के देख, जैसे मान लो मैं कोई बड़ा नाम दे देता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ वर्ड दिया हुआ आपको जीनियस, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। तो देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 लेटर को यूज करके देखो कितना सारा टाइम लग जाएगा, मैनुअली बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें तो 3 ही लेटर थे, हमने बहुत इजीली बना लिया। अब यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे केसेस में हम इस टूल को यूज करते हैं। एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ है, जैसे 3 लेटर थे और मैंने 3 के 3 ही यूज किए हुए हैं, 3 लेटर्स, और इसमें तीनों के तीनों यूज करने, तो योर आंसर शुड बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, जो कि आएगा 6, और 6 ही बन रहे थे, वो हमने वैसे मैनुअली भी कैलकुलेट करके देखा तो 6 ही आ रहे। यहाँ पर कितने लेटर है, 6, और मैं चाहता हूँ 6 के 6 यूज हो जाए, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये 720 और 0 फैक्टोरियल 1, तो 720 आंसर आ रहा है। अब देखो बिना मैनुअली सारे नाम लिखे बिना हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 720 वर्ड्स बन पाएंगे, इन सारे लेटर्स को रीअरेंज करके आगे पीछे जिस भी ऑर्डर में लिखना चाहते हो 720 वर्ड्स टोटल बन पाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे लेटर तो 6 दिए हुए हैं पर मुझे एक टाइम पे 4 यूज करने हैं, तो कितने 4 लेटर वर्ड बन पाएंगे, 6p4, योर आंसर शुड बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, 720 बाई 2 360, ठीक है। तो 360 4 लेटर वर्ड बन पाएंगे, इन्हीं 6 में से कोई भी 4 लेटर एक टाइम पे यूज करके 360 वर्ड बन सकते हैं। तो एनपीआर बेसिकली हमारे पास एक टूल है टू अरेंजमेंट के लिए, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन। मेरे ख्याल से बात क्लियर है ना, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ओके, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर, और आपको गिवन है दैट 5 इंटू 4 पी आर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 इंटू 4 पी आर, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1, ठीक है। आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी, देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं, 5 इंटू 4 पी आर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला लग गया। अब आप ये देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वी नो दैट दिस इज 5 फैक्टोरियल, इसे ऐसे रहने दो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बार माइनस अंदर साइन हम चेंज कर ही चुके हैं, 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इतना करने के बाद आपको ये देखना है 6 माइनस आर और 4 माइनस आर में से बड़ा कौन सा है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है, तो मैं इसे एक एक कम करके लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये कट गया, ये बच गया, यहाँ तक आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो,
है ना, आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, फैक्टर बना के आर की वैल्यू निकल जाएगी। एक इजी वे आउट ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। राइट हैंड साइड में 6 है, इसको भी आप दो कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट लिख सकते हो, लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आप ये देखो इन दोनों में से छोटा ले लो या बड़ा ले लो, कोई भी, मैं बड़ा ले लेता हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 6 माइनस आर। राइट हैंड साइड से बड़ा कौन सा है? 3। तो वी कैन से दैट 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे बात समझ। एक और चीज ध्यान में रखना, ये जो आर की वैल्यू होती है कभी एन से बड़ी नहीं हो सकती, है ना। एन पी आर में आर कैन नेवर बी ग्रेटर देन एन, पॉसिबल नहीं हो सकता। खुद सोच के देखो, 5 लेटर दिए उनमें से 6 थोड़ी अरेंज कर दोगे। तो एनपीआर में नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन, सो आर कैन नेवर बी ग्रेटर देन एन। आर कैन बी एट मोस्ट इक्वल टू एन, ज्यादा से ज्यादा एन के इक्वल हो सकता है, बट एन से बड़ा नहीं हो सकता, अदरवाइज यूजली छोटा ही होगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यू कैन ट्राई ऑल दीज। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। आपको एक वर्ड दिया हुआ है ओरिएंटल, बिल्कुल ध्यान से सारे केसेस को हम ध्यान से समझेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द वर्ड इज ओरिएंटल। माय क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी फॉर्म्ड इफ ऑल लेटर्स ऑफ दिस वर्ड आर यूज्ड। तो पहले देखते हैं ओरिएंटल में कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, और मैं चाहता हूँ सारे लेटर एक टाइम पे यूज किया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? 8p8 विच इज 8 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्योंकि 8 लेटर है और उसने कहा है कि सारे ही लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बन सकते हैं, तो कितने बन पाएंगे? 8 लेटर है, 8 के 8 ही यूज कर रहे हैं, तो 8p8 दैट विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो वी कैन से 8p8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इज योर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है n इज एट द फर्स्ट प्लेस। n जो है वो पहली जगह पर होना चाहिए। तो पहली जगह मेरे को पता है कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली जगह पर तो n होना चाहिए, ये कंफर्म है कि फर्स्ट प्लेस जो है वो n से भरी होनी चाहिए, वो मैंने भर दी। अब आप सोचो कितनी जगहें खाली रह गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और लेटर कितने बचे? वो भी 7, क्योंकि एक लेटर n तो हमारा यूज हो चुका है, अब हम n को दोबारा यूज नहीं करेंगे। n इज एट फर्स्ट प्लेस। नाउ वी आर लेफ्ट विद 7 प्लेसेस एंड 7 लेटर्स, एंड these 7 places can be filled with these 7 letter in 7 factorial ways। तो इतने वर्ड्स बन सकते हैं ये। ठीक है, ये पूछा है कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें n फर्स्ट प्लेस पे होगा। तो पहली जगह तो फिक्स कर दी, पहली जगह पर n आएगा, बाकी की 7 जगहें बची हैं और 7 लेटर्स बचे हैं, तो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल में। आगे बात समझ। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे इन विच n इज एट द फर्स्ट प्लेस एंड r इज एट द लास्ट प्लेस। तो n फर्स्ट प्लेस पे होगा और r लास्ट प्लेस पे। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहली जगह पर n आएगा और लास्ट प्लेस पे r आएगा। ठीक है, बीच में कितनी जगहें खाली रह गई? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस लेफ्ट, और लेटर्स कितने बचे हैं? वो भी 6 बचे। तो 6 जगहों पर 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं? 6p6 विच इज 6 फैक्टोरियल। तो आंसर टू थर्ड पार्ट इज 6 फैक्टोरियल। पहली जगह पे n और लास्ट जगह पे r आएगा, तो बीच में 6 जगहें खाली बचेंगी और 6 लेटर हमारे पास खाली रह गए। इन 6 जगहों पे उन 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं? देयर आर 6 फैक्टोरियल वेज। आई होप ये पहले 3 क्वेश्चंस क्लियर हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बेसिक से क्वेश्चन थे, हम इन तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके समझ चुके हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट, दिस इज अ गुड वन। वॉवल्स आर टुगेदर। ओरिएंटल में ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिनमें सभी वॉवल्स इकट्ठे रहेंगे? तो पहले आप ये देखो ओरिएंटल के अंदर वॉवल्स आ कौन कौन से रहे हैं। ओरिएंटल में जो वॉवल्स यूज हो रहे हैं वो हैं ओ, आई, ई और ए। ठीक है, इसके अलावा 4 कॉन्सोनेंट्स भी हैं, कौन कौन से? आर, एन, टी और एल। ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और ये 4 वॉवल है, और मैं चाहता हूँ कि वॉवल हमेशा इकट्ठे रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ इन्हें इकट्ठे रखना है तो इन्हें ना मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ, एंड आई विल कंसीडर दिस बॉक्स एज 1 लेटर। मैं ये मानूंगा ये बॉक्स एक लेटर है। अब आप सोचो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 लेटर्स हैं। ठीक है, ये बॉक्स में एक लेटर कंसीडर करके चल रहा हूँ, सारे वॉवल्स इसी बॉक्स में रहेंगे। नाउ दीज 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज? 5p5 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 फैक्टोरियल वेज में ये पांचों लेटर्स अरेंज हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स के अंदर तो ये चारों
वॉवल्स रिपीट अरेंज हो सकते हैं ना, मतलब ओ आई ई ए की बजाय मैं ए आई ई ओ या ए ई आई ओ किसी भी तरह से लिख सकते हैं. So in how many ways these four vowels can be arranged among themselves within this box? They can be arranged in 4 factorial ways. तो वो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज आवर फाइनल आंसर. दोबारा समझ लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सारे वॉवल को इकट्ठे रखना है, या ऐसा भी हो सकता है सारे कॉन्सोनेंट को इकट्ठे रखना है, तो आप क्या करोगे, अगर वॉवल्स पूछे हुए इकट्ठे रखने के लिए, देख लो इसमें वॉवल यूज कौन कौन से हो रहे हैं. जो भी वॉवल्स हैं उन्हें मैंने एक बॉक्स में डाल दिया. एक बॉक्स में डालने के बाद आप देखो उसके अलावा कॉन्सोनेंट कितने, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, आर एन टी और एल. तो अपार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स वी हैव 4 कॉन्सोनेंट्स एज वेल. नाउ इन टोटल वी हैव, और इस बॉक्स को एक लेटर मान के चलेंगे ताकि जहां भी जाए बॉक्स इकट्ठा जाएगा तो वॉवल्स भी इकट्ठे जाएंगे. तो ये पांचों लेटर्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में. बट इस बॉक्स के अंदर ये चारों वॉवल्स आपस में अरेंज हो सकते हैं हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल वेज. सो योर फाइनल आंसर शुड बी 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, देखो बहुत मजेदार चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये. और अगर आप एक बार समझ आते हो चीजें तो उसके बाद आपको ये गेम जैसा लगेगा, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया हुआ है. फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट. इन हाउ मेनी ऑफ दीज वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, सारे वॉवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए. तो वॉवल्स अगर इकट्ठे ना हो, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था, टोटल वर्ड्स कितने बनते हैं, 8 फैक्टोरियल. ठीक है, और अभी फोर्थ पार्ट में किया इन हाउ मेनी ऑफ दीज ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, वो किया मैंने 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. अगर मैं ये माइनस कर दूं तो वो बचेंगे जिसमें सारे वॉवल इकट्ठे नहीं है. बहुत सिंपल सी बात है. अगर आपको निकालना है वो वाले वर्ड्स निकालो जिनमें सारे वॉवल इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड में से वो माइनस कर दो जिनमें सारे वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं. तो वी आर लेफ्ट विद ऑल दोज वर्ड्स इन विच वॉवल्स आर नॉट टुगेदर. क्लियर है ये? बेसिकली ये वो क्वेश्चन है इन विच ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर. ठीक है, और सिक्स्थ पार्ट बहुत अच्छा है भी, अच्छा क्वेश्चन है, इन विच नो टू वॉवल्स आर टुगेदर. अब मैं कह रहा हूँ कोई से 2 वॉवल भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए. ठीक है, यहाँ तो ये था कि सारे वॉवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, बट सारे वॉवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए. इन द नेक्स्ट पार्ट द क्वेश्चन इज नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई से 2 वॉवल भी इकट्ठे ना आए. तो कैसे करेंगे इसमें? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देख लो कॉन्सोनेंट्स कितने, 4 कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, आर एन टी और एल. ठीक है, कोई भी 2 वॉवल इकट्ठे तब नहीं आएंगे अगर वो इनके बीच में प्लेस किए जाए. मतलब कितनी जगह हैं यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ इन 5 जगहों पर अगर उन 4 वॉवल्स को डाला जाएगा तो कभी भी इकट्ठे नहीं आ पाएंगे. ठीक है, तो वी कैन से दैट 4 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन दीज 4 प्लेसेस इन हाउ मेनी वेज, 5p4 वेज. ठीक है, ये 5p4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 वॉवल्स इन दीज 5 प्लेसेस दैट कैन बी डन इन 5p4 वेज इनटू. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 4 कॉन्सोनेंट मैंने लिखे हैं ये आपस में अरेंज हो जाए. ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल में. So this should be your final answer. The number of ways in which no 2 vowels are together, that will be 5p4 into 4 factorial. Clear है? चलो 7th part पे चलते हैं. In how many of these vowels occupy even places? अब देखो vowels जो है वो even places पे आने चाहिए. तो आप ये देखो पहले ओरिएंटल वर्ड में कितनी प्लेसेस हैं. वी कैन से कि देयर आर 8 प्लेसेस. ओरिएंटल के 8 लेटर्स हैं तो 8 प्लेसेस होंगी. वॉवल्स इवन प्लेसेस पे आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन प्लेसेस, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 8. वॉवल्स को इन इवन प्लेसेस में डालना है. 4 वॉवल हैं, 4 इवन प्लेसेस हैं, कितने वेज में अरेंज हो जाएंगी, 4p4, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल. बट जो 4 कॉन्सोनेंट है वो भी तो 4 ऑड प्लेसेस में अरेंज हो पाएंगे, कितने वेज में, 4 फैक्टोरियल में. सो दिस शुड बी योर आंसर फॉर 7th पार्ट. 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. इनमें पहला 4 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ वेज जिसमें इवन प्लेसेस पे 4 वॉवल्स को डाला जाए. 4 प्लेसेस 4 वॉवल 4 फैक्टोरियल. बची हुई 4 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट अरेंज करने, वो भी 4 प्लेसेस हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं, तो उसके लिए भी 4 फैक्टोरियल. क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट इन विच वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर एट ऑल्टरनेट प्लेसेस. अब आप ये देखो जो हमने पिछला पार्ट किया, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, तो इसमें भी ऑल्टरनेट आ रहे थे, पहला कॉन्सोनेंट फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल एंड सो ऑन. ठीक है ना, आप तो इसमें भी ऑल्टरनेट रहे. तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेम ही आंसर हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. बट एक ट्विस्ट है इसके अंदर. यहाँ पर मैंने कहा था वॉवल्स हमेशा इवन पे आएंगे, कॉन्सोनेंट ऑड. ऐसा भी तो हो सकता है कि वॉवल्स को ऑड पे डाल दूँ और कॉन्सोनेंट्स को इवन पे, है ना, वो भी इतने केसेस बनेंगे.
सो फाइनल आंसर शुड बी 2 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इतने केसेस में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशंस में आएंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, बट ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हमने एक ही वर्ड लेकर सारे केसेस उसमें एक ही वर्ड के अकॉर्डिंगली कर लिए। ऐसे आपको कोई भी वर्ड दिया हो सकता है, कोई भी केसेस दिया हो सकते हैं, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। देखो बेटा, अगर लॉजिक आप समझ पा रहे हो, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ पर 5p4 यूज़ क्यों किया है, 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूँ, अगर ये बातें समझ आ रही हैं तो आगे बड़ी कोई डील है नहीं, आगे की चीज़ें तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में वेरिएशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अभी जो आपने ओरिएंटल वर्ड किया उसके अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। अगर मैं आपको कहूं कि आपको वर्ड दिया हुआ है एप्पल, और मैं आपसे पूछूं कि एप्पल वर्ड को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं सारे लेटर्स को यूज करके, तो आप ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। बट जो भी लेटर रिपीट हो रहा होगा उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर लेना है। सो योर आंसर शुड बी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सेम वे कोई और वर्ड ले लेते हैं, लेट्स से बनाना। कितने वर्ड बन सकते हैं इन सारे लेटर्स को यूज करके, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स ए आ रहा है, 2 टाइम्स एन आ रहा है। सो द पॉइंट इज, जितनी बार भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेपिटेशन वाले केसेस हमको कंसीडर नहीं करने, वो सेम ही वर्ड बन पाएगा उससे, है ना। जैसे जो भी लेटर रिपीट हो रहा है यू हैव टू डिवाइड बाय दैट फैक्टोरियल। गॉट इट? क्वेश्चन करके देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर? जो चारों आई है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो अभी मैंने एक केस कराया था आपको, ऑल वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर। मैंने आपको कहा था टोटल केसेस निकाल लो और उसमें से वो वाले माइनस कर देंगे जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं, वही सारा कुछ इसमें करने वाले हैं। पहले आप ये देखो कि मिसिसिपी वर्ड में से टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं इसके सारे लेटर्स को यूज करके। तो कितने लेटर हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। We can say total words that can be formed by using letters of word Mississippi will be 11 factorial divide by 4 बार तो S रिपीट हो रहे हैं, 4 बार I रिपीट हो रहे हैं, एंड 2 टाइम्स P रिपीट हो रहे हैं। ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन पाएंगे मिसिसिपी को यूज करके, सारे लेटर्स को यूज करके। अब हमें वो वाले सब्ट्रैक्ट करने हैं जिनमें सारे I इकट्ठे आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 चारों I इकट्ठे आ रहे हैं, उनको एक बॉक्स में डाल लेते हैं। उसके अलावा कितने लेटर हैं, M S S S S P P, ठीक है। इन कितने लेटर हो गए, इस बॉक्स को एक लेटर कंसीडर करके चलेंगे। तो वी कैन से 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 लेटर्स हैं। कितने वर्ड बनेंगे जिनमें सारे आई इकट्ठे आ रहे हैं, तो वी कैन से 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 बार एस रिपीट हो रहा है, 2 बार पी रिपीट हो रहा है। इन आई को कंसीडर नहीं करेंगे आप, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये चारों आई कितने वेज में रेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल में, बट ये तो चारों आइडेंटिकल ही हैं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वर्ड जिनमें चारों आई इकट्ठे आ रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कितने केसेज ऐसे होंगे जिनमें ये आई इकट्ठे नहीं आ रहे, we have to subtract this from the total। टोटल था ये, इसमें से वो माइनस कर दो जिनमें ये इकट्ठे आ रहे थे, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। लॉजिक समझ आना चाहिए, रेपिटेशन है तो डिवाइड कर देंगे, बाकी सारा केस तो वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख ये ना, हाँ 10 lakhs, that can be formed using the digits 1 2 0 2 4 2 4। ओके अच्छा, अब आप ये देखो नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स यूज होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रखे हैं आपको। तो 7 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, पहली बात तो ये इन सभी लेटर्स को यूज करके कितने 7 डिजिट नंबर बना सकते हो, वी कैन से 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 बार तो 2 आएगा और 2 बार 4 आएगा। टोटल इतने नंबर बनाए जा सकते हैं इन सभी डिजिट्स को यूज करके। बट इसके अंदर एक समस्या है, क्या समस्या है,
समस्या ये है कि इसमें वो भी आ जाएंगे जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो तो 10 लाख से बड़ा नहीं होगा ना। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर मैं इन सबको अरेंज करके ये वर्ड बना दूँ 1 0 1 2 2 2 4 4, अब ये मैंने सातों लेटर यूज तो कर लिए, बट ये तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और जो जीरो से स्टार्ट होगा वो तो 7 डिजिट नंबर नहीं बन पा रहा है। इसको हम कंसीडर तो यही करेंगे ना कि 6 डिजिट है, तो ये 7 डिजिट नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल दोज केसेस विच आर स्टार्टिंग विद जीरो। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले केसेस माइनस कर देंगे। ऐसे कितने केसेस जीरो से स्टार्ट होंगे, मतलब पहली जगह पर जीरो फिक्स कर दिया, बाकी कितनी जगहें बची, 6 फैक्टोरियल, और उनमें से 3 बार तो 2 आ रहा है और 2 बार 4 आ रहा है। तो वी कैन से इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये केसेस, ये वो केसेस है जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10 लाख एंड फॉर्म्ड बाय दीज 7 डिजिट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। लॉजिक आपको समझ आना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस है नहीं, कैलकुलेशन आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंक ऑफ अ वर्ड। रैंक ऑफ अ वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। ऑल्दो डायरेक्टली इसका एक दो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, घुमा फिरा के दिए हुए हैं, बट कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। रैंक ऑफ अ वर्ड का मतलब ये है कि आपको कोई वर्ड दिया होगा, लेट्स से मैं आपको ये कह देता हूँ, एक वर्ड है रैंडम। ये मैंने क्यों लिया रैंडम वर्ड ही, कोई और वर्ड भी ले सकते थे, बट यूजुअली ये बहुत सारी बुक्स में एग्जांपल दिया होता है रैंडम का, और एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी वर्ड लेकर ये ट्राई कर सकते हो। अब आपको एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसमें सिर्फ यही 6 लेटर एग्जिस्ट कर सकते हो, RANDOM। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक ऐसी डिक्शनरी बनाई जिसमें बस यही 6 लेटर है। तो आपको ये बताना है कि रैंडम कौन से प्लेस पर आएगा। ये सब आप जानते हो कि जो डिक्शनरी है उसमें सभी वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रैंडम की पोजीशन क्या होगी अगर यही 6 लेटर को यूज़ करके एक डिक्शनरी बनाई जाए, तो हमें ये बताना है। आओ ट्राई करके देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली अगर इन लेटर्स को लिखूं तो सबसे पहले क्या आएगा, ADMN देन O देन R। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यही है इनका। तो अगर मैं एक ऐसी डिक्शनरी बनाऊं जिसमें यही 6 लेटर यूज होंगे, तो सबसे पहले तो वर्ड्स आएंगे विच आर स्टार्टिंग विद A। द वर्ड स्टार्टिंग विद A, बताओ जरा A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे। पहली जगह पर A फिक्स कर दिया, बीच में बाकी 5 प्लेसेस 5 लेटर, तो वी कैन से 5 फैक्टोरियल। 120 वर्ड ऐसे बनेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे इन ए वालों से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो रैंडम वर्ड पे पहुंचना है ना, तो ए वाले तो सारे निकाल दो। ए के बाद कौन से वर्ड आएंगे जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो रैंडम पे पहुंचना है। डी से स्टार्ट होने वाले भी तो 5 फैक्टोरियल ही होंगे, पहली जगह पे डी डाल दो, बाकी 5 जगह है ना। उसके बाद एम वाले आएंगे, ये भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो रैंडम वर्ड पे पहुंचना है। एन वाले भी नहीं चाहिए, और ओ वाले भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कहाँ पहुंचना है, रैंडम वर्ड पर। बात समझ आ गई? ये तो वो वर्ड्स हैं विच आर स्टार्टिंग विद ADMN। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर डिक्शनरी पर रैंडम वर्ड पहुंचेगा उससे पहले ये सारे वर्ड्स तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे ना, पहले तो ये दिए ही होंगे। अब अगर मैं आर पे आऊँ तो आर में मैं सारे नहीं लिख दूंगा, क्योंकि उन्हीं वर्ड्स के बीच में कहीं ये रैंडम वर्ड पड़ा है। मुझे देखना है कि रैंडम कौन सी पोजीशन पर होगा। तो आर में सबसे पहले वर्ड आएंगे जो RA से स्टार्ट होते हैं, RA वाले रैंडम है। RAD वाले नहीं चाहिए मुझे, पहले RAD वाले नहीं चाहिए। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में RAD वाले आएंगे ना। देखो मैं RA वाले क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं RA वालों में तो रैंडम पड़ा है कहीं पे, तो सारे नहीं हम एलिमिनेट करेंगे। हम RAD वाले, RAD से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, अगर पहली 3 जगहों पे RAD आएगा तो 3 प्लेसेस और 3 लेटर बचेंगे, वी कैन से 6 वर्ड ऐसे होंगे जो RAD से स्टार्ट होते हैं, मुझे रैंडम पर पहुंचना है। उसके बाद RAM वाले आएंगे, ये भी नहीं चाहिए, RAM वाले भी तो 3 फैक्टोरियल बनेंगे। उसके बाद RAN वाले आएंगे, अभी RAN वाले सारे नहीं निकालने क्योंकि उन्हीं में रैंडम पड़ा है। RAN में पहले बनेगा RANDMO अल्फाबेटिकली ना, उसके बाद बनेगा RANDOM, ये बन गई बात। तो इन सब का टोटल कर दो, इट कम्स आउट टू बी 614। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रैंक जो आ रही है वो 614 होगी। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है तुम्हें, मुश्किल है नहीं,
आपको करना क्या, कोई भी वर्ड दे रखा है पहले उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। फिर आप देखो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, डी वाले भी 5। ये मैं अगर मान लो हमें ऐसे वर्ड की रैंक निकालनी होती जो ऑलरेडी ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये सारे एलिमिनेट ना करने पड़ते, फिर हमारा जल्दी से आ जाता आंसर, है ना। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ आपको रैंक निकालनी है वर्ड चिंटू की। अब चिंटू मतलब अगर मैं यही 5 लेटर, ये 5 नहीं 6 लेटर, यही 6 लेटर यूज करूं तो चिंटू की रैंक क्या होगी। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो इट कम्स आउट टू बी CHINT एंड यू। अरे ये तो कमाल हो गया, इसमें तो सभी लेटर्स ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे हैं। तो इसका मतलब चिंटू की रैंक क्या आएगी, चिंटू की रैंक आएगी 1। पहला वर्ड ही ये बनेगा क्योंकि सारे लेटर्स ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बात समझ आ रही है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो कि अगर किसी भी वर्ड की रैंक निकालनी है तो हमें पहले लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद देखना है कि जिसकी रैंक निकालनी है वो कौन सी पोजीशन पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड सुरीति। अब ये अलग से मेंशन क्यों किया, क्योंकि ध्यान से देखो इस वर्ड की रैंक निकालनी है और इसमें रेपिटेशन भी है, आई 2 बार आ रहा है, तो इसे कैसे करेंगे ये भी करके देख लेते हैं। अल्फाबेटिकली IIRST और U यही आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले वो वर्ड्स आएंगे विच आर स्टार्टिंग विद I। ये नहीं चाहिए मुझे। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर बचे और 5 प्लेसेस, तो 5 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई। उसके बाद दोबारा आई को मत लिखना क्योंकि वो तो सेम ही वर्ड बनेगा, तो आई को हम एक बार ले चुके हैं। उसके बाद आर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, आर से स्टार्ट होने वाले 5 लेटर बचे हैं, बट उनमें से 2 बार आई है, तो आप इससे डिवाइड करोगे। ये बात समझ आ रही है। आई वाले केस में मैंने नहीं डिवाइड किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि जब मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बाद में 1 2 3 4 5, ये जो 5 जगहें बची हैं और 5 लेटर बचे हैं उनमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है। बट अगर आर को मैं आई की जगह लिखूंगा तो बाकी बचे हुए 5 लेटर में से आई 2 बार आएगा, तो इसलिए रिपीट कर रहा है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम आ गए एस के ऊपर। एस वाला वर्ड ही तो चाहिए मुझे, तो एस में सबसे पहले आएगा एस आई वाला। ये मेरे काम का नहीं है, एस आई वाला नहीं चाहिए। एस आई से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, हटा दो। फिर एस आर वाले ये भी नहीं चाहिए, ये बनेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एस आर से करें तो आई बाद में 2 बार आएगा। एस टी वाले ये चाहिए, एस टी से स्टार्ट होने वाले ये भी बनेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद एस यू वाले आ गए, ये चाहिए मुझे, तो एस यू वाले सारे नहीं एलिमिनेट करेंगे। एस यू में पहले एस यू आई वाले मुझे नहीं चाहिए, हटा दो। फिर एस यू आर आई आई टी ये बनेगा, फिर एस यू आर आई टी आई ये बनेगा। दैट्स इट। इन सबको ऐड करो, यू विल गेट योर आंसर। आपको लॉजिक समझ आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम एक एक करके उन वर्ड्स पर जा रहे हैं जिनका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, आई से स्टार्ट होने वाले, आर से स्टार्ट होने वाले, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। तो सुरीति की जो रैंक आएगी वो इन सबको ऐड करने के बाद आएगी। 2-3 और टाइप के क्वेश्चंस करोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कमांड स्ट्रॉन्ग कर लोगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड दिया हुआ है आपको अगेन, आपको रैंक नहीं निकालनी है इसकी, आपको ये निकालना है कि अगर इसके लेटर्स को अरेंज किया जाए, अगर सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो इसमें 50th रैंक किस वर्ड की होगी, 50th वर्ड कौन सा होगा ये निकालना है। ठीक है, तो चलो अल्फाबेटिकली पहले अरेंज करें। A G I N, यही आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले वर्ड्स आएंगे स्टार्टिंग विद A। अब A से स्टार्ट होने वाले पहली जगह पर A है, 4 लेटर 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज, क्योंकि उनमें कोई रिपीटेड नहीं है। फिर G से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर I से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 24 ये हैं, 12 ये हैं और 12 ये। अब आप ध्यान से देखो 48 तो यहाँ तक कवर हो गए हैं, तो 49th वर्ड कौन सा होगा, 49th वर्ड होगा द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर N। N से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड क्या होगा, NAAGI। दिस विल बी 49th वर्ड। ये तो मुझे पता लग गया। 50th कौन सा होगा, NAAIG। दिस विल बी 50th वर्ड। तो अगर मुझे 50th वर्ड निकालना है, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको रैंक निकालने को कही जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि रैंक ऑलरेडी दे रखी हो, आपसे वर्ड पूछा हो। देखो ये सारी बातें आपको समझनी है
मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अपने माइंड में फोबिया बनाकर चलोगे तो ये मुश्किल ही लगेगा, बट ये मुश्किल नहीं है। आपको लॉजिक समझना है, और कोई भी चीज़ नई सीखनी हो ना तो थोड़ा टाइम लगता है ना। बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे ना, तो पहले नीचे पैडल देखते थे कि पैडल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। बाद में अब आप पैडल नहीं देखते हो, अब आप सीधा साइकिल, अब आप बाइक चला लेते हो, बाइक चलाते थे फ़ोन पे बात भी कर लेते हो, इधर उधर भी देख लेते हो, इधर से कौन जा रहा है उधर से कौन जा रहा है, साथ में बातें करते जा रहे हो, साथ में दिमाग में कुछ और चलता जा रहा है। इतना सब कुछ चला जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके उस पर कमांड स्ट्रांग हो चुकी है, और जितनी स्ट्रांग कमांड बना लोगे प्रैक्टिस कर करके, उतना आपका बेनिफिट है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस क्या होता है? देखो, परमुटेशन में हमने क्या किया था, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ये 3 लेटर थे, अभी मैंने आपको बताया ये 3 लेटर है, इन 3 से अरेंज करके कितने वर्ड बन सकते हैं। तो एक बन रहा था ABC, एक ACB, BCA, BAC, CBA एंड CAB। तो इन टोटल ये 6 वर्ड बन पा रहे थे, है ना। ये मैंने अरेंज किया उनको। बट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n। तो जहां भी आपको सिलेक्शंस करनी है वहां पर आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। अब अगर मैं पूछूं इन 3 लेटर से, जैसे मैं ये कह दूं आपकी क्लास में मान लो 20 बॉयज़ हैं और मुझे उनमें से क्रिकेट टीम बनानी है 11 बच्चों की, तो 20C11 वहां पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं। वेन एवर वी आर सेलेक्टिंग समथिंग, वेन एवर वी आर चूजिंग समथिंग, तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, परमुटेशन नहीं करना। परमुटेशन आपको अरेंज यूज करना है जहाँ अरेंजमेंट बनाने, जहाँ नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं वहाँ आप परमुटेशन यूज करोगे, जहाँ नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने हैं वहाँ पर आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। क्लियर है बात? ओके। अब आप ये देखो, ये मैंने 3 लेटर्स थे, इनको अरेंज किया, तो इसलिए यहाँ पर मैंने NPR यूज किया था। यहाँ पर ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, बट अगर मैं इन्हें सिलेक्शंस देखूं तो ये परमुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बातें हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात है। सिलेक्ट तो वही 3 लोग हो रहे हैं। मैं कहूँ 3 बच्चे सिलेक्ट करने दें, ABC करो या ACB करो, वही 3 बच्चे तो सिलेक्ट हुए। तो ये केस और ये केस तो सेम ही होगा, है ना। ये वाला भी सेम ही होगा, ये सारे केस आइडेंटिकल है। एक ही बात है, सिलेक्ट तो वही 3 लोग हो रहे हैं, चाहे किसी भी ऑर्डर में सिलेक्ट करो, है ना। तो इसीलिए जब हम NCR यूज करते हैं तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और एक एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल। एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ये जो केसेस रिपीट हो रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी आप कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हो वहां पर कॉम्बिनेशन यूज करोगे, जहां पे अरेंज कर रहे हो वहां पर परमुटेशन यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2nC3 अपॉन nC3 दिस इज इक्वल टू 12/1, और आपको n की वैल्यू निकालनी है। NCR का फॉर्मूला आपको बताया ही है मैंने अभी, दोबारा देख लो। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। उल्टा कर देंगे, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12/1। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। 2n फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पड़ा है और वो इससे कटेगा। ऐसे यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर क्या आएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ ब्रेक लगाएंगे, ये कटेगा। आ रहा है धीरे धीरे समझ कि कैसे करना है? बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ समझ के करो। अंत में जीत उसी की होगी जिसमें पेशेंस होगा। पेशेंस से आप इन चीज़ों को समझते जाओ। देखो 2n है और नीचे n है, ये n से n तो कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 2n माइनस 2 में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा n माइनस 1, ये n माइनस 1 भी कटेगा, तो बचा गया ये 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इस 12 से कटेगा तो 3 बचेगा। तो मैं ये कह दूं कि मेरे पास बच रहा है 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी कैन से 2n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3n माइनस 6, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है, n की वैल्यू 5 आएगी इसमें।
लॉजिक बस फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन आपको स्मार्टली करना आना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, वहीं तक लेकर जाएंगे जहाँ तक ये कैंसिल हो सके, प्रैक्टिस से आप ये सीख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। आपके पास क्लास में 20 स्टूडेंट है, मैं ये कह दूँ या तो आप उनमें से 11 सिलेक्ट कर लो या फिर उनमें से कोई 9 रिजेक्ट कर दो, बात तो एक ही है। तो एन सी आर और एन सी एन माइनस आर आपस में एक ही बात होती है, इक्वल आएंगे। आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही बात हो सकती है। अदरवाइज मतलब ये है एन सी आर मीन सिलेक्शंस, एन सी एन माइनस आर मीन्स रिजेक्शंस। नंबर ऑफ सिलेक्शंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शंस, तो इसलिए ये हमेशा इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। मैं आपको एक कह दूँ 7C5 प्लस 7C6, दिस विल बी इक्वल टू 8C6। ठीक है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, एन की वैल्यू एक बढ़ जाएगी और जो बड़े वाला लेटर होगा 6 वो यूज कर लेंगे। अगर एन सी एक्स और एन सी वाई इक्वल है तो या तो एक्स और वाई इक्वल होंगे या फिर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं ये कह दूँ 10C, नो नॉट 10C, मैं ऐसा कह सकता हूँ एन सी टू इज इक्वल टू एन सी 11, तो एन की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। अब आपको मैंने बताया कि अगर एन सी एक्स और एन सी वाई इक्वल है तो या तो एक्स और वाई इक्वल होंगे, बट इसमें तो एक्स और वाई इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एन विल बी इक्वल टू 2 प्लस 11 विच कम्स आउट टू बी 30। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, एग्जाम में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं, MCQ में, या फिर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये पता होने चाहिए प्रॉपर्टीज़। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is the number of ways of choosing 4 cards out of pack of 52 cards? अच्छा पहले तो ये इसी का आंसर दे देते हैं। 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 4 कार्ड्स चूज कर रहे हैं, चूज करने वाला सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज में किए जा सकते हैं, 52C4, दैट्स इट। इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं, चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देखते पता चलेगा कि इसमें भाई मैं परमुटेशन तो नहीं लगाने वाला हूँ, मैं कॉम्बिनेशन ही लगाऊंगा क्योंकि सिलेक्शन करनी है, और जहां मुझे सिलेक्शन करनी है वहां पर मैं क्या करूंगा, मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। 52 में से कोई 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है इस हिसाब से करो कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, जो 4 कार्ड निकाले वो सेम सूट के हैं। तुम्हें पता है 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स, और सारे 13-13 होते हैं। आपको कहा है कि चारों कार्ड सेम सूट से निकले, या तो चारों स्पेड्स निकाल लो, है ना, ऐसा हो सकता है कि चारों कार्ड इन स्पेड में से आ जाए, या फिर चारों क्लब्स में से, या फिर चारों डायमंड्स में से, या फिर चारों हार्ट्स में से। दिस शुड बी योर आंसर। इसे आप 4 टाइम्स ऑफ 13C4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट केसेस हैं, चारों कार्ड निकल गए, अब या तो चारों कार्ड ये होंगे, या फिर ये होंगे, या फिर ये होंगे, या फिर ये, ऐसा नहीं हो सकता चारों केसेस एक साथ एग्जिस्ट करें, है ना, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको ऐड किया है। सेकेंड पार्ट इज 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। एक कार्ड तो निकल जाए स्पेड में से, एक कार्ड निकले क्लब में से, एक डायमंड में से, और एक हार्ट में से। इनको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जब तक 4 कार्ड निकल नहीं जाते पूरे, ये एक ही केस चल रहा है, तो जब तक एक केस खत्म नहीं होगा आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। दिस शुड बी योर आंसर। यहाँ पर तो चारों कार्ड निकल गए थे, अब नेक्स्ट केस स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट केस हुआ, फिर जब केसेस इंडिपेंडेंट है तो मैं ऐड कर रहा हूँ, जब डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई। द 4 कार्ड्स शुड बी द फेस कार्ड्स। कितने फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। आपको कहा कि जो 4 कार्ड निकाले वो चारों फेस कार्ड होने चाहिए, तो दैट मीन्स वो चारों कार्ड इन 12 में से निकले, 12C4, दिस शुड बी योर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। अब आप ये देखो कि टोटल रेड और कितने कार्ड होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं, ये स्पेड और क्लब्स ये दोनों ब्लैक हैं, तो ब्लैक कार्ड 26 है, डायमंड और हार्ट रेड कार्ड है, ये भी 26 है। आपको कहा या तो चारों ही नहीं, 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए, 2 निकल जाएंगे N26 में से और 2 निकल जाएंगे N26 में से। क्या लगता है इन्हें ऐड करना चाहिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि 4 कार्ड निकले नहीं है, अभी एक ही केस चल रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा।
कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, या तो चारों निकल जाए इसमें से या चारों निकल जाए इन चार रेड में से। इनको ऐड करना चाहिए सब या मल्टीप्लाई, इन्हें ऐड करना चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चारों कार्ड निकल चुके हैं। अब अगला केस स्टार्ट, फिर चारों कार्ड रेड में से, या चारों रेड या चारों ब्लैक। आगे बात समझ, कोई बड़ी डील नहीं है, लॉजिक समझ आना चाहिए। मैं इसी बात पर हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मेरा ये सेशन कोई 8th क्लास का, 9th क्लास का या 7th क्लास का बच्चा भी देखेगा, इफ़ ही इज़ गुड एट कॉन्सेप्ट, अगर लॉजिक्स के ऊपर गुड है, IQ अच्छा है उसका, तो वो ये सारे ये समझ है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं हो रही है, काउंटिंग प्रिंसिपल है बस, है ना, कि कैसे हम इन जो यूज़ कर पा रहे हैं। हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter word daughter। अब देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ यूज करूंगा। आपको कहा है 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट्स यूज करने हैं। पहले आप ये देखो इसके अंदर वॉवल्स हैं कितने, ए, यू और ई, ये 3 ही वॉवल हैं और तो कोई नहीं है, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं डी, जी, एच, टी एंड आर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन टोटल मेरे पास 5 कॉन्सोनेंट पड़े और 3 वॉवल पड़े, पर मुझे सिलेक्ट क्या करना है, मुझे 2 वॉवल सिलेक्ट करने हैं। अगर सिलेक्ट करने हैं तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सिलेक्शन हो रहा है। इन 3 में से 2 वॉवल सिलेक्ट कर लिए, और कॉन्सोनेंट कितने करने हैं, 3। इन 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये तो मेरे पास 5 लेटर आए हैं, पर मुझसे लेटर नहीं पूछा है, मुझसे पूछा कितने वर्ड बन पाएंगे। तो इन 5 को अरेंज करके वर्ड बनाने हैं, तो क्या करेंगे, इनटू 5 फैक्टोरियल, दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। आई होप ये बात समझ आ रही है। मैंने कॉम्बिनेशन भी लगाया, परमुटेशन भी लगाया। कॉम्बिनेशन वहाँ लगाया जहाँ पर मुझे सिलेक्शन करना था, परमुटेशन वहाँ लगाया जहाँ पर इन 5 लेटर्स को अरेंज भी करना है। तो वी आर गोइंग टू यूज परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, दोनों यूज करेंगे, क्योंकि सिलेक्शंस करने के लिए मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना है और अरेंजमेंट के लिए परमुटेशन यूज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुझे यहीं पर याद आ गया, मैं बता ही देता हूँ। जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन में कितने डायगोनल हो सकते हैं। अब आप ये सोचो, चलो ऑक्टागन वाला एग्जांपल से पहले मैं हेक्सागन वाला लेता हूँ। ऐसा होता है कुछ हेक्सागन, ए बी सी डी ई एफ। तो ये एक हेक्सागन है, 6 वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको, और आपको निकालना इसमें कितने डायगोनल्स होंगे। तो आप ये समझ लो कि अगर ये 6 वर्टिसेस हैं, इन 6 वर्टिसेस को जोड़कर कितनी लाइन सेगमेंट बनाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारी बन जाएंगी ना, कितनी भी, मे बी मैं कोई मिस कर रहा हूँ, आप सारी बना सकते हो जोड़ जोड़ के, है ना। बट आप ये देखो, कोई भी एक लाइन बनती है, उसको बनाने के लिए मुझे 2 वर्टिसेस चाहिए। मतलब इन 6 वर्टिस में से इन 6 वर्टिसेस में से कोई भी 2 वर्टिसेस पकड़ूं अगर मैं, तो एक लाइन तो मिल ही जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग दीज 6 वर्टिसेस विल बी 62। बट इसमें से वो माइनस कर दो जो बाउंड्री बना रहे हैं, क्योंकि जो बाउंड्री वाली लाइन सेगमेंट्स हैं दे आर नॉट डायगोनल्स, वो तो साइड्स हैं। तो अगर मैं टोटल लाइन सेगमेंट में से ये 6 माइनस कर दूं, 6 कौन से माइनस किए हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो लाइन सेगमेंट्स हैं, तो मेरे पास बचेगा क्या, वी आर लेफ्ट विद नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। मतलब इन जनरलाइज करूं अगर मैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई एन साइडेड फिगर है, अगर एन साइडेड पॉलीगन है, तो NC2 तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स बनेगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बनेगी, उसमें से n जो साइड्स हैं वो माइनस कर दो, ये रह जाएंगे तुम्हारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो, वो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया NC2 माइनस n, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऑक्टागन में निकालना चाहते हो तो इट विल बी 8C2 माइनस 8, कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना आएगा, 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन विल बी 20 डायगोनल्स होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि AC और CA कोई अलग अलग डायगोनल नहीं है, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर हम AC और CA को अलग अलग कंसिडर करके नहीं चलेंगे, अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर,
कॉम्बिनेशन मैटर कर रहा है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन यूज किया यहाँ पे। आई होप ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways this can be done when the committee consists of exactly 3 girls? कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की, 9 बॉयज़ हैं आपके पास, 4 गर्ल्स हैं, 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स, और फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 3 तो गर्ल्स सेलेक्ट कर ली मैंने इन 4 में से, बाकी की बचे हुए 4 लोग सेलेक्ट करेंगे, टोटल तो 7 चाहिए मुझे, तो 4 लोग और सेलेक्ट करने वो मैं बॉयज़ में से करूँगा, 9C4। तो पहले पार्ट का ये आंसर है, दोबारा समझ लो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए, इन 7 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली, चारों ये 4 में से, ठीक है। 7 मेंबर हैं, 3 तो गर्ल्स सेलेक्ट होगी, बचे हुए 4 मुझे बॉयज़ चाहिए, तो 9 बॉयज़ में से कोई 4 बॉयज़ सेलेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में आपको लिखा हुआ है देयर शुड बी एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अगर 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज़, ऐसा भी हो सकता है कि चारों गर्ल्स सेलेक्ट हो जाएं, तो बॉयज़ 3 करने पड़ेंगे, और 5 गर्ल्स तो सेलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स ही टोटल 4 है। तो दिस शुड बी द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो या तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 4 बॉयज़, या फिर 2 गर्ल्स हो सकती हैं, उस केस में बॉयज़ 5 करने पड़ेंगे, या फिर 1 गर्ल, उस केस में 6 बॉयज़, या फिर 7 तो ही बॉयज़ डाल दो, गर्ल को डालो ना। तो देयर शुड बी एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स, 3 से ज़्यादा वाला केस नहीं लेना है। तो दिस शुड बी द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। बहुत सारी एप्लीकेशन बन सकती हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप सिलेक्शंस कर रहे हो वहाँ पर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, जहाँ पे आप अरेंजमेंट बना रहे हो वहाँ पर परमुटेशन यूज़ करोगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों कंबाइंड फॉर्म में लगाना पड़े, है ना। ये भी आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वहाँ सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चाहिए, तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो आज का सेशन हमने किया है, दिस वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप इस चैप्टर को समझ पाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के बाद आप, इस सेशन के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करोगे वो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस पार्ट आपका पड़ा है। लॉजिक वाइज खत्म है, लॉजिक वाइज आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन करोगे, लॉजिक इससे नया नहीं मिलेगा, बट यस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द ओनली की, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, उतना आपका बेनिफिट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप फटाफट लगा पाओगे, देखते ही बता पाओगे या परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस द ओनली की, इन सबको लिख लिख के बार बार इन सारे क्वेश्चंस की एनसीईआरटी तो सारी आपको सॉल्व करनी ही करनी है, उसके अलावा कोई कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रही हैं, वो भी ट्राई करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और आज के वन शॉट में इतना ही है। बाकी अगर आपको कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी आपको लग रहा है जो समझ नहीं आया, या फिर जो आपकी क्वेरीज हैं, या कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो, गिव इट इन योर कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन पिंग अस, वी आर ऑलवेज देयर। और ऐसे ही वन शॉट और भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच।